नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 24 अक्टूबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों को बता दूं, हमने पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसे कमेंट देखे हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि सर वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है, आप बातें बहुत करते हैं। देखिए, वीडियो जो हमारे होते हैं डेली करंट अफेयर्स के, ये तकरीबन 30 से 35 मिनट के होते हैं। अगर आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस सीरीज को मत फॉलो कीजिए, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इससे होगा क्या कि जब आपको लगेगा या फिर आपको जो लग रहा है कि वीडियो की जो लेंथ है वो बड़ी हो रही है, ऐसे में आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारा पार्ट आपका छूट जाएगा। अगर आपके पास 30 से 35 मिनट टाइम है पर डे तो आप इस सीरीज को बेझिझक फॉलो कीजिए। नो डाउट हम आपको बिहार में सबसे बेस्ट कंटेंट देंगे, दे भी रहे हैं पिछले 3-4 वर्षों से, और बहुत सारे लोगों को यहाँ से हेल्प हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप सबों के बीच एक आंकड़ा रखना चाहूँगा। 2022 से हमने इस सीरीज की शुरुआत किया था और तब से लेकर अब तक हमारे वेबसाइट से लगभग 2 लाख से अधिक लोगों ने हमारे करेंट अफेयर्स के मटेरियल को परचेज किया है, जबकि एप्लीकेशन पे तकरीबन 43-44 हज़ार स्टूडेंट हैं। कुछ दिनों में वहाँ पर आपको 50 के शो करने लगेगा, अभी तो 10 के ही शो हो रहा होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि तकरीबन 43-44 हज़ार स्टूडेंट एप्लीकेशन पे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपके पास अगर समय है, पर्याप्त डेडिकेटेड रूप से आप पढ़ना चाहते हैं तो बेझिझक इसको फॉलो कर सकते हैं। आप लोग कमेंट पे मत जाइएगा, मुझे लगा कि इसको लेकर कुछ बातें शेयर करने चाहिए आप लोगों से, इसी वजह से यहाँ पर ये बातें हम आपको बतला रहे थे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम पिछले वीडियो के प्रश्न से। एक प्रश्न हमने पूछा था कि अक्टूबर 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। अच्छा, इसकी बात करें तो इसमें बिहार का जो किशनगंज जिला है इसमें अव्वल रहा, यानी कि प्रथम स्थान पर रहा है। अच्छा, ऐसे ही एक जानकारी हमने और भी बिहार के संदर्भ में आपको दिया था, जो खास करके सरकारी अस्पताल में मरीजों को दवा उपलब्ध कराने की बात हो तो जो नवीनतम रिपोर्ट अभी आई है उस रिपोर्ट की बात करें तो ऐसे में अपना बिहार पहले स्थान पर है। राज्यों की श्रेणी में पूरे भारत में द्वितीय स्थान पर है राजस्थान। हालांकि पहले राजस्थान आगे था, बिहार दूसरे स्थान पर था, लेकिन अपना बिहार अब पहले स्थान पर है। ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो मंगल पांडे हैं। साथ ही साथ मंगल पांडे बिहार के मौजूदा कृषि मंत्री भी हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से समझने योग्य है, बेसिक सी जानकारी है, ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं, जैसे रिसेंटली ये वाली लॉन्च हुई है, ये जनवरी से सितंबर तक का है। जब अक्टूबर समाप्त होगा तो अक्टूबर वाला भी यहाँ पर अपडेट आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे कोर्स में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। बीपीएससी वाले कोर्स में अभी एक शानदार ऑफर है। अगर आप 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में है, आप एग्जाम देने वाले हैं तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, या फिर अगर आप 71वीं की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स वहाँ पर भी आपको जब ये अपग्रेड होगा तो बहुत हेल्प करेगा। अभी जो ऑफर है आपको ध्यान रखना, ये कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा कोर्स को परचेज करते समय। महज एक नाम मात्र की फी पर 199 रुपये में अगले 1 साल तक यहाँ पर तमाम चीजें, हमारे जितने भी नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज होते हैं वो सभी का आप लोग भरपूर लाभ उठा पाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न आप सबों के बीच है कि बिहार केसरी के नाम से मशहूर डैश, यानी कि बिहार केसरी के नाम से कौन मशहूर है, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनका अभी हाल ही में 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई है। आप लोग जानते हैं बिहार केसरी या फिर श्री बाबू के नाम से जाने जाते थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के इतिहास की बात करें तो ये पहले मुख्यमंत्री बने थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को हुआ था और हाल ही में उनकी 137वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा, जयंती के अतिरिक्त अगर हम पुण्यतिथि की बात करें, यानी कि डेट एनिवर्सरी की बात करें तो 31 जनवरी 2024 को श्री कृष्ण सिंह या फिर श्री बाबू की 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ये भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, तस्वीर में आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अतिरिक्त बातें हम आप सबों के बीच रखने वाले हैं, जो खास करके श्री कृष्ण सिंह से संबंधित है। सभी पॉइंट अपने आप में एक प्रश्न है, ध्यान पूर्वक सभी को देखिएगा। संबंधित प्रश्न जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं,
सबसे पहला पॉइंट है कि वे 1937 में केंद्रीय असेंबली और फिर 1937 में ही बिहार असेंबली के सदस्य चुने गए थे। कब? तो 1937 में ही। अच्छा, अगला पॉइंट है कि 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल की यहाँ पर बात हो रही है। अगला पॉइंट है कि 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया था। एक पॉइंट यहाँ पर आ गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से जेल जाना पड़ा और वे नवंबर 1940 से लेकर अगस्त 1941 तक हजारीबाग जेल में बंद रहे थे, जो कि वर्तमान में अब हजारीबाग झारखंड में आता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1946 में श्री कृष्ण सिंह फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने और आपको ध्यान रखना है कि 1961 तक मृत्यु प्रयत्न यानी कि टिल डेथ वो इस पद पर अपनी सेवा दिए थे, 1940 से 1961 तक। तो यहाँ से इतनी जानकारी जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, वो आपके समक्ष हमने रखा है। अच्छा, एक बात अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, लंबे समय तक खास करके अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री की या फिर बतौर बिहार के मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड था वो श्री कृष्ण सिंह के नाम रहा काफी लंबे समय तक, जो कि 14 बार इन्होंने गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री झंडा फहराया। लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है, जो कि अगर हम बात करें मौजूदा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो रिसेंटली 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, तो कुल मिला के 18 बार ये तिरंगा फहरा चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है बिहार के इतिहास में। तो ये चीजें यहाँ से समझने योग्य है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है विकल्प नंबर सी में कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें कि इस वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अच्छा, क्रम की दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान रखना, ये 49वां भारत रत्न इन्हें मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक की बात करें बिहार के इतिहास में, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब तक कितने बिहारी को या फिर बिहार से संबंधित कितने महान हस्ती को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो कुल मिला के 5 नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो तमाम बातें आपको बतलाई जा चुकी हैं। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर माह उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? देखिए, इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि ये बिहार सरकार की एक घोषणा है, एक पहल है जो कि खास करके शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में है, ताकि वो मतलब एक वहाँ पर स्कूल में माहौल क्रिएट हो, खास करके शिक्षा को लेकर, मतलब पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, इसी दिशा में एक पहल किया गया है। आइए यहाँ पर जो भी पॉइंट इस समय तक जानकारी पर्पज से निकल कर आए हैं वो आपको बता दूँ। देखिए, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है। दरअसल अभी घोषणा हुआ है और इसको लेकर जो पैमाने आएंगे, मतलब किन किन पैमानों पर खास करके ये सम्मानित किए जाएंगे या फिर उनका चयन जो होगा, उसको लेकर अभी जानकारी नहीं निकल कर आई है। जब ये घोषणा होगी इसको लेकर तो वो बातें हम आपको अवश्य बतलाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक अपडेट यह है इसी से संबंधित जो घोषणा हुई है रिसेंटली, तो इसके तहत राज्य के सभी 534 प्रखंड से आपको ध्यान रखना है कि हर एक महीने एक एक शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि प्रत्येक महीने में पूरे बिहार से 534 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। और इस पहल का जो उद्देश्य है, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करना और बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाना, ताकि बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। तो यही एक मूल उद्देश्य है जिसको लेकर ये पहल की शुरुआत की गई है। अच्छा, शिक्षा की बात हो रही है तो वर्तमान में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं ये सुनील कुमार हैं, ये जरूर आप लोग ध्यान रखेगा। अच्छा, बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है तो आपको बतला दूं, रिसेंटली हमने आपको जानकारी दिया था दिसंबर 2023 में, आपको याद होगा मिशन दक्ष के बारे में, और वो प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू वैसा ही एकदम देखने को मिला था। जो लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ के गए होंगे एकदम करेक्ट आंसर किए होंगे। अच्छा, मिशन दक्ष हो गया और इसके अतिरिक्त एक और मिशन की शुरुआत हुई है, मिशन निपुण। हालांकि मिशन निपुण भारत सरकार का एक मिशन है, लेकिन एक पहल के रूप में, एक अभियान के रूप में बिहार सरकार ने भी इसकी शुरुआत की है। ये तमाम बातें आपको बतलाई गई है, किसी भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप हम पे भरोसा जताते हैं, भरोसा करते हैं, तो ये हम पे सौंप दीजिए,
हम जो भी इस सीरीज में आपको पढ़ा रहे हैं बस उसे ही फॉलो कीजिए, नो डाउट आप सारे प्रश्नों को हल करके आएंगे। अच्छा, इसी दिशा में 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप सभी के लिए फ्री में हमने 40 टेस्ट अपलोड किया है करंट अफेयर्स का। आपके बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में क्लिक करके आप वहाँ पे 70वीं बीपीएससी को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर यही वाला आइकन दिखेगा। आप वहाँ पर जाकर ये 1400 प्रश्नों का सेट है जिसके माध्यम से जो पिछले 1 साल में आपने पढ़ा है उसे अच्छी तरीके से वहाँ पर रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वहाँ पे टेस्ट है। बहुत लोग बोलते हैं आप लोग एप्लीकेशन को चेक ही नहीं करते हैं। आप लोग चेक कीजिए, तमाम चीज़ें उपलब्ध है। जब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लेंगे कहाँ क्या चीज़ मिल रहा है एप्लीकेशन पे, तो मुझे नहीं लगता कि आप दूसरी जगह भागने वाले हैं यहाँ पर इस सीरीज को छोड़ करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले देखिए बात हो रही यहाँ पर शिक्षकों की या फिर शिक्षा की, तो ऐसे में एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये हो जाता है शिक्षक पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे भारत की बात करें हम तो 5 सितंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 82 शिक्षकों को सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो भारत की 15वीं व मौजूदा राष्ट्रपति हैं। ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कई सारी कैटेगरियां हैं, जैसे कि 50 शिक्षक की बात करें इनमें से तो ये 28 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश और 6 शिक्षक संगठनों से थे। और इन 50 शिक्षकों में ही 34 पुरुष, 16 महिलाएं, 2 दिव्यांग शिक्षक और 1 दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के 16 और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो ओवरऑल यहाँ पे 50 हो गया और यहाँ पे 16-16 32, तो कुल मिला के 82 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर समझिएगा, इन 82 शिक्षकों में से बिहार के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो इस वर्ष बिहार के 2 शिक्षक को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के तहत। आप यहाँ पर देख सकते हैं मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के शिक्षक सिकेंद्र कुमार सुमन। तो 2024 में 2 शिक्षक, 2023 में 3 और फिर 2022 में इससे पहले 2 शिक्षक को सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आप सबों को एक जानकारी दे दूं। दरअसल आप लोगों के डिमांड पे ही हमने ये आईडी बनाया है। इंस्टाग्राम पर एक प्रोफाइल है हमारा, आप डायरेक्टली सर्च करेंगे संकेत सर तो वहाँ पर आपको हमारा ये आइकन जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपको दिख जाएगा। तो ये इसे शुरू करने का एक ही उद्देश्य है। आप लोग पहली बात तो आप लोग डिमांड किए थे कि सर शुरू कीजिए। दूसरा उद्देश्य यह है कि मुझे भी लगा कि आप लोगों के साथ मतलब एक प्रकार से कनेक्ट करने का एक अच्छा जरिया हो सकता है। हम अपने लाइफ के बारे में यहाँ पर आपको बतलाएंगे या फिर एग्जाम से संबंधित जो जानकारी होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप चाहे तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग इच्छुक हैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा संकेत सर बिहार, तो वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। आप वहाँ से फॉलो करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 संस्करण से कई खेलों को हाल ही में हटा दिया गया है। बताएं कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए इसका जो आयोजन होना है, हालांकि घोषणा को लेकर के जो हुई थी मतलब वो बातें अभी हम बतलाएंगे आपको। दरअसल वो ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें हुई, मतलब खास करके जो इसके आयोजन में जो खर्च हो रहा था उसे देखते हुए तो इसकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इसे सौंपा गया स्कॉटलैंड का जो शहर है ग्लासगो इसे। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल जिसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स, तो 2026 का ये जो संस्करण होगा ये 33वां संस्करण होगा। 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये आयोजित होना है। कॉमनवेल्थ गेम्स का ये 23वां संस्करण, ये ध्यान रखिए। लेकिन इसमें स्टोरी यह है कि पहले जो इसका आयोजन होना था ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, किंतु अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया राज्य है इसकी मेजबानी से वो पीछे हट गया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी मेजबानी का अधिकार दिया गया ग्लासगो स्कॉटलैंड को। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, ये जानकारी तो आपको हमने पहले भी दिया, लेकिन अभी जो नई अपडेट आई है इसको लेकर इस वाले पॉइंट को देखिएगा। देखिए इस राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम से हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी जैसे कुल 8 प्रमुख खेलों को बाहर कर दिया गया है तथा आपको ध्यान रखना है कि केवल 10 खेलों का ही इसके तहत आयोजन किया जाएगा। लगभग 8 खेल इससे बाहर में जो प्रमुख खेल आपको दिख रहा है, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, निशानेबाजी, खास करके वैसे खेल हैं जहां पर भारत को खास करके कहें तो मेडल मिलता था।
ठीक है। तो भारत के दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत बड़ा झटका हमें मिला है, खास करके इन सारे खेलों को जो बाहर से किया गया है। ठीक है, हालांकि अभी इसके आयोजन में समय है, हो सकता है कि आने वाले समय में पुनः से इस फैसले को वापस ले लिया जाए। खैर वो बात की बात है, लेकिन जो जानकारी पर्पज से अभी है वो ध्यान रखिए। अच्छा, इससे पिछली बार ग्लासगो में 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, 12 साल पहले हुआ था। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। आपको जानकर दे दूं कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अनुसार अगर हम देखें इसमें जो जो खेल शामिल है वो कंप्लीट सूची आपके समक्ष यहाँ पर रखी गई है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तमाम बातें ध्यान रखिए। अब आगे हम आपको ले चलें, आपको जानकारी देंगे 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जो बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये पदक तालिका दिख रहा होगा। भारत को जो पदक तालिका में स्थान मिला था वो चौथा स्थान था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए कि टॉप 5 में अपना भारत था, कुल मिला के 61 पदकों के साथ। हालांकि प्रथम स्थान पे था ऑस्ट्रेलिया, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें, मतलब जो अगला संस्करण है 23वां संस्करण, मुझे लगता है कि पदक तालिका में भारत बहुत नीचे रह सकता है। खास करके मतलब जो कारण अभी हमने आपको बताया, जो प्रमुख खेल है वो खेलों को इससे हटा दिया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि 2022 वाला भी आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी बिल्कुल चांसेस है। अब आगे बढ़ेंगे, जो प्रमुख खेलों को लेकर हमने जानकारी आपको दिया था, हमने ये भी आपको बताया था कि उसका शुभंकर क्या है। जैसे कि अभी जो हम बात कर रहे थे 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की, इसका शुभंकर था पैरी द बुल। ठीक है, पैरी द बुल इसका शुभंकर था। लेकिन 2023 में अक्टूबर महीने में जो 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुआ था, इसका शुभंकर था मोगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान आप लोग रखिएगा। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा जो खास करके एशियन महिला जो खास करके हॉकी प्रतियोगिता आयोजित होना है राजगीर में, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। और हमने आपको बतलाया था इसका शुभंकर क्या रखा गया है। गोरैया से प्रेरित होकर इसका शुभंकर रखा गया है गुड़िया। आप लोगों को मालूम होगा, डिटेल में हमने वो बातें आपको बतलाया है। अच्छा, रिसेंटली पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खास करके ये आयोजित हुआ, समापन हुआ है। तो इसका अगर हम शुभंकर की बात करें तो ओलंपिक का ओलंपिक फ्रिज, पैरालंपिक्स का पैरालंपिक फ्रिज, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, चौथा प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान डाना, DANA, कई जगहों पर आपको ये जो डाना है इसे दाना भी लिखा गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हमने इसीलिए अंग्रेजी में भी लिख दिया है, ये अंग्रेजी वाला सही है, लेकिन जो हिंदी में लिखा गया है कई जगहों पर दाना लिखा गया है और कई जगहों पर डाना लिखा गया है। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत कीजिएगा, हमने यहाँ पर इसीलिए आपको बतला दिया। तो चक्रवाती तूफान डाना का जो नामांकन है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया है। हालांकि ये एक्चुअली में देखा जाए तो दाना नहीं है बल्कि डाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बाय द वे कहीं पर आपको दिख जाए तो यही समझिएगा कि ये डाना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि कतर द्वारा इसका नामांकन किया गया है। अच्छा, किसी चक्रवाती तूफान का नामांकन कैसे होता वो भी बातें आपको बतलाया गया है, पुनः से अभी हम आपको बतलाएंगे। देखिए, चक्रवात डाना जो है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला या फिर उठने वाला एक चक्रवाती तूफान है, जिसका नामांकन कतर द्वारा किया गया है, जिसका अर्थ जो होता है अरबी में ये होता है उदारता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये जो दाना नहीं है बल्कि ये डाना है, जिसका अर्थ अरबी में होता है उदारता। अब आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी भाग है और इस क्षेत्र में उठे चक्रवाती तूफानों का जो नामांकन होता है ये 13 देशों द्वारा बारी बारी से किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। बंगाल की खाड़ी में जो उठने वाले चक्रवाती तूफान है उसका जो नामांकन होता है ये 13 देशों द्वारा बारी बारी से किया जाता है। जैसे कि इन 13 देशों में आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। ठीक है, वो कंप्लीट जानकारी आपके समक्ष है। जैसे अभी हाल ही में डाना चक्रवात का जो नामांकन कतर द्वारा किया गया है, अब अगला जो चक्रवात आएगा उसका नामांकन सऊदी अरब द्वारा किया जाएगा, फिर यूएई, फिर यमन और फिर से भारत से यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ समझिएगा। अच्छा, ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, आपसे ये इंटरव्यू में सवाल किया जा सकता है या फिर ऐसे एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। किसी भी चक्रवाती तूफान का जो नामांकन होता है वो मतलब उसके पीछे रीजन क्या है। दरअसल इससे न केवल चक्रवात को पहचानने में आसानी होती है बल्कि इसके बचाव अभियान में भी इससे मदद मिलती है। उसके पैटर्न को समझा जाता है, मतलब वो चक्रवाती तूफान पिछले साल किस प्रकार से आतंक मचाया था, किस प्रकार का उसका पैटर्न था, वो चीज़ों से इसमें सहूलियत मिलती
देती है, इसी वजह से इसका नामकरण किया जाता है। अच्छा, चक्रवाती तूफानों का नाम रखने की जो व्यवस्था है ये संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन में बनी हुई है। इसमें खास बात यहाँ पर यह है कि जब भी किसी तूफान का नाम एक बार रख दिया जाता है तो इस नाम को दोहराया नहीं जा सकता है। ये चीजें यहाँ से समझने योग्य है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पर चक्रवाती तूफान इसी साल आया था रेमल, इसको लेकर भी बातें हमने आपको बतलाया था। तो बहुत सारे तूफान आते रहते हैं, जो जो जानकारी आपको इससे संबंधित मिलता है सभी को ध्यान रखिएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि जर्मनी के चांसलर कौन है, जो कि अभी हाल ही में 7वें अंतर सरकारी परामर्श में भाग लेने के लिए 24 अक्टूबर से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है जर्मनी के चांसलर कौन है, वर्तमान समय की बात हो रही है। तो वर्तमान में ओलाफ सोल्ज इस समय जर्मनी के चांसलर हैं, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, इससे पहले इस पद पर लंबे समय तक एंजेला मर्केल थे, जिनके बाद इस पद पर नियुक्त हुए हैं ओलाफ सोल्ज। आइए यहाँ पर इसको लेकर मैं जानकारी दे दूं। देखिए, पहला पॉइंट है कि जर्मनी के मौजूदा चांसलर ओलाफ सोल्ज 7वें अंतर सरकारी परामर्श में भाग लेने के लिए 24 से 26 अक्टूबर 2024 तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है। ये 3 दिवसीय यात्रा है इनका, और इसी यात्रा के दौरान 25 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के साथ 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता भी किया है या फिर करेंगे, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये निर्धारित है 25 अक्टूबर को, और इसी दिन नई दिल्ली में ही आयोजित जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन को भी इन्होंने संबोधित किया। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, क्योंकि ये पीडीएफ में जाएगा तो पुनः से इसे हमें सुधार करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, मतलब किया जाएगा नहीं बोल के डायरेक्टली हमने लिख दिया किया। तो इसे समझिएगा, इसका आयोजन कब होगा, ये 25 मतलब कल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ये समझिएगा। अब आगे बात करें ओलाफ सोल्ज की, तो ओलाफ सोल्ज के बारे में यह ध्यान रखना है कि पिछले साल जब 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में, तो भाग लेने के लिए वे भारत दौरे पर आए थे पिछली बार। अच्छा, यहाँ पर देखिए G20 की जो बात हो रही है, पिछले 2-3 क्लास में हमने G20 को लेकर बहुत सारी जानकारी आप सबों के बीच साझा किया है, लेकिन अभी हम 2-3 पॉइंट उससे अतिरिक्त आपको बताने वाले हैं। जैसे कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, इसका थीम यानी कि ये किस विषय पर आधारित था, तो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थीम पर आधारित था। अच्छा, ये वाला जानकारी हमने आपको दिया था, और आप लोगों को मालूम भी होगा कि वर्तमान में जो G20 की कमान है, जो अध्यक्षता है, वो भारत से ब्राजील को मिली है। ठीक है। अच्छा, ये वाले पॉइंट से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ध्यान से इस वाले पॉइंट को देखिएगा। देखिए, G20 की बात करें तो यह विश्व के अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बना है, यानी कि जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आइए इसको समझते हैं। दरअसल यहाँ पर जो पॉइंट हमने लिखा है कि यह सकल विश्व उत्पाद का लगभग 80%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 75%, वैश्विक जनसंख्या का द्वितीयांश यानी कि 2/3 भाग, और साथ साथ विश्व में या फिर विश्व के भूमि क्षेत्र का लगभग 60% भाग ये कवर करता है, ये खास करके G20 देश। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, और यही आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था। अच्छा, नए सदस्य के रूप में खास करके 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो यहाँ पर भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ था, इसमें कौन शामिल हुआ है, ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। आपको दिमाग पर जोर डालना है, याद करना है जो आपको हमने पढ़ाया है, कौन इसमें शामिल हुआ है, कौन सा देश है या फिर कोई संगठन है, वो आप हमें जरूर बतलाएंगे। आप मान लीजिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है और हर हाल में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि बाला देवी। आपको बतला दूं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, सैफ महिला चैंपियनशिप का जो यानी कि सैफ का जो पूरा नाम होता है ये होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो अगर हम सैफ प्रतियोगिता की बात करें या फिर सैफ महिला चैंपियनशिप की बात करें तो इसका जो 7वां संस्करण है, इसका जो आयोजन हो रहा है 17 से लेकर 30 अक्टूबर 2024 तक, ये काठमांडू नेपाल में हो रहा है। ठीक है, 17 को इसकी शुरुआत हुई है, 30 को ये समापन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, इसी प्रतियोगिता में पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच के दौरान
भारत की बाला देवी ने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, यानी कि उपलब्धि इसी मैच के दौरान इन्हें हासिल हुई। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल की यहाँ पर बात हो रही है और ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाली ये भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है या फिर पहली महिला बनी है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अच्छा, यह उपलब्धि बाला देवी की असाधारण प्रतिभा और भारतीय महिला फुटबॉल में उनके योगदान को दर्शाती है। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है सैफ प्रतियोगिता की, देखिए ये तो रहा इसका 7वां संस्करण, लेकिन इसके 6ठे संस्करण से संबंधित कुछ बहुत ही विशेष जानकारी आपको दिया गया था जो इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका जो 6ठा संस्करण का जो आयोजन हुआ था ये 6 से लेकर 19 सितंबर 2022 तक काठमांडू नेपाल में ही किया गया था। अब यहाँ पर समझिएगा फाइनल मुकाबला जो खेला गया वो बांग्लादेश और नेपाल के बीच खेला गया, जहां पर बांग्लादेश ने नेपाल को 3-1 से हराकर अपना पहला सैफ चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया था। ये पहली बार था जब बांग्लादेश ने ये सैफ चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया था। अच्छा, यहाँ पर इस प्रतियोगिता से संबंधित 1-2 पॉइंट और है, जैसे कि बांग्लादेशी खिलाड़ी सबीना खातून जो मतलब ये टूर्नामेंट की सबसे मूल्यवान या फिर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही, इन्हें सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से। जबकि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो अवार्ड मिला ये बांग्लादेश के ही रोपना चकमा को दिया गया, ये भी बांग्लादेश की थी, ये भी यहाँ पर आप लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6ठे संस्करण से संबंधित मुझे लगता है कि इतना ही पर्याप्त है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब ये 7वां संस्करण संपन्न हो जाएगा तो आगे हम इसको लेकर जानकारी आपके बीच अवश्य रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित किया जाएगा। देखिए ये बात यहां पर हो रही है 20 से लेकर 28 नवंबर 2024 की। ठीक है, तो इसका जो आयोजन होना है ये गोवा में होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले ही आपको बतला रहे थे 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो गोवा में किया गया था, जिसका शुभंकर मोगा था। और आपको ये भी मालूम होगा जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये गोवा के ही रहने वाले हैं। ये तमाम बातें ध्यान रखिए। फिलहाल जब इसका आयोजन होगा यहाँ से जो पॉइंट एग्जाम पर्पज से निकल कर आएंगे वो हम आप सबों को जरूर बताएंगे। हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये 8वां प्रश्न है कि रशिया की मेजबानी में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है यह विकल्प नंबर ए, यानी कि 4 देशों ने भाग लिया। अच्छा, पिछले वीडियो में जहां पर हम ये ब्रिक्स को लेकर जानकारी आपको दे रहे थे कुछ चीजें वहां पर गलत बतलाया जा गया था, 1-2 पॉइंट था, आप लोग भी कमेंट किए थे, तो मुझे लगा कि एक नए प्रश्न को हम यहाँ पर आप सबों के बीच रखें ताकि हम उसका भी खंडन कर सकें। तो ये एक नया प्रश्न है, 4 देश पहली बार इसमें भाग लिए हैं, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए रशिया की मेजबानी में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये रशिया के कजान शहर में 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक किया गया। ये इसका 16वां संस्करण है, ये ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं ब्रिक्स की जो बात हो रही है, ब्रिक्स जो ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हालांकि इस बार 2024 में ये 16वें शिखर सम्मेलन में 4 देश इसमें शामिल हुए हैं। नए देश की बात हो रही है, ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। हालांकि अर्जेंटीना को भी शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया था ब्रिक्स की तरफ से, लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। और यहीं पर कल मतलब पिछले वीडियो में मिस्टेक हुई थी, हमने अर्जेंटीना को लेकर भी यहाँ पर जानकारी दिया था। हालांकि इस समय अर्जेंटीना इसका सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जिस प्रकार से आपको हम थोड़ी देर पहले G20 को लेकर बतला रहे थे कि वहाँ से मतलब इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रिक्स को लेकर आप ये ध्यान रखेंगे कि संयुक्त रूप से ब्रिक्स सदस्य देशों का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के लगभग 30% भूभाग और वैश्विक जनसंख्या का तकरीबन 45% को ये कवर करता है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, ब्रिक्स देशों की बात हो रही है, फिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, ऐसे में भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें कि भारत अब तक कितनी बार इसकी मेजबानी कर चुका है। देखिए भारत अब तक 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है, चौथा, 8वां और 13वां। क्रमशः ये दिल्ली, गोवा और दिल्ली में आयोजित हुआ, और किस तिथि को आयोजित हुआ वो तिथि भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। रिसेंटली 9 सितंबर 2021 को दिल्ली में आयोजित हुआ। हालांकि इसका जो पहला संस्करण था वो 2009 में ही रशिया का एक शहर था ये का टेरिंगबर्ग, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।
तो ये खबरों में हमने यहाँ पर ऐड किया कि बताएं कि दोनों देशों ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किस तिथि को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अभी खबरों में है। और इसका जो राइट आंसर यह विकल्प नंबर ए, यानी कि 24 अक्टूबर 2019 को ये समझौता हुआ था। ये ध्यान आपको रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक राष्ट्रीय लर्निंग वीक या फिर कर्मयोगी सप्ताह का आयोजन किया गया। पूछा गया कि बताएं कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका अगला 11वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को हाल ही में अक्टूबर 2024 में आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की श्रेणी में इसे आप रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है यह विकल्प नंबर सी, यानी कि मिस्र को अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO की तरफ से। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है कि राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह तक चलने वाले संस्कृति और एकता का प्रतीक जो उत्सव है, इसका नाम है फूल वालों की सैर। तो इस उत्सव का शुभारंभ 21 अक्टूबर 2024 को किनके द्वारा किया गया, जो कि एक सप्ताह तक संचालित होगा। इस उत्सव का नाम है फूल वालों की सैर। जो वर्तमान में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है आतिशी मार्लेना, इनके द्वारा खास करके इसका शुभारंभ किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रिसेंटली आतिशी मार्लेना जो कि दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर यानी कि नई मुख्यमंत्री बनी है, ये ध्यान रखिए। तो आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। लेकिन जो लोग अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप महज 199 रुपये में आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और आपको हमने भी अभी बतलाया कि 71वीं BPSC के लिए जब ये कोर्स अपग्रेड होगा तो बहुत बेनिफिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपको ये 199 में ही मिल रहा है, क्योंकि 71वीं के लिए जब ये लॉन्च होगा तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नया ऐड होगा, बहुत सारी चीज़ें और भी आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर कोर्स की जो फी है वो इंक्रीज करेगी। तो अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर है और ये केवल 400 अभ्यर्थियों के लिए वैध है। 26 अक्टूबर मध्य रात्रि तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ अगले वर्ष 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। हमने पिछले वीडियो में कल वाले क्लास में डिटेल जानकारी आपको दी है। कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।